नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हर अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना में यह उल्लेख होता है कि उस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या है, यानी उस अधिनियम के निर्माताओं ने किन परिस्थितियों में और किस कारण से उस अधिनियम को पारित किया है। इसीलिए न्यायाधीश सुब्बा राव ने प्रस्तावना को अधिनियम के आदर्शों व आकांक्षाओं का प्रतीक माना है। मैक्सवेल ने भी कहा है कि प्रस्तावना अधिनियम के उद्देश्यों को निश्चित करती है। इस प्रकार प्रस्तावना अधिनियम का एक आवश्यक अंग है। हमारे देश का सर्वोच्च अधिनियम यानी सर्वोच्च विधान है संविधान। संविधान के प्रारंभ में भी संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह घोषित करती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा उसके समस्त नागरिकों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम देखें कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी ने ये कहा है कि साधारण अधिनियमों में प्रस्तावना का कोई विशेष महत्व नहीं है, किंतु संवैधानिक अधिनियमों में ऐसा नहीं है। ये परिस्थिति बदल जाती है और संवैधानिक अधिनियमों में प्रस्तावना का विशेष महत्व होता है। इसलिए इन री बेरुवारी संघ के वाद में जो यह मत अभिव्यक्त किया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, गलत धारणा को व्यक्त करता है। इसी वाद में न्यायाधीश शेलट और ग्रोवर ने यह मत अभिव्यक्त किया कि प्रस्तावना न केवल अस्तित्व में आने वाले राज्य के स्वरूप को दर्शाती है, अपितु यह संविधान में समाविष्ट उन महान आदर्शों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों को भी निर्धारित करती है जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रिटिश काल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। संविधान के हर प्रावधान, हर अनुच्छेद में प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों की आत्मा की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। भारतीय संविधान के इतिहास को समझने में भी प्रस्तावना एक कुंजी का कार्य करती है।
हर अधिनियम की प्रस्तावना उस अधिनियम को पारित करने के उद्देश्यों को दर्शाती है। तो इसी कड़ी में हम देखें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं। तो केशवानंद भारती के वाद में न्यायाधीश शैलट और ग्रोवर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं। पहला, यह संविधान का स्रोत बताती है। दूसरा, यह संविधान के प्रवर्तन की तिथि बतलाती है। और तीसरा, यह संविधान को पारित किए जाने का उद्देश्य बताती है। अब संविधान का स्रोत बताती है, यानी संविधान का स्रोत क्या है, कौन है। हम संविधान की प्रस्तावना की पहली ही पंक्ति देखें तो उसमें वर्णित है हम भारत के लोग, और अंत में है इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार संविधान का स्रोत भारत की जनता में निहित है। इसके अलावा भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये भी संविधान से की प्रस्तावना से दर्शित होता है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि इन शब्दों को धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने से पूर्व भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो उपबंध किया गया है वो भी धर्मनिरपेक्षता को ही दर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक धर्म को मानने, प्रचार करने और आचरण करने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। साथ ही राज्य पर यह अधिरोपित किया गया है कि वो किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगा। अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर प्रस्तावना में शामिल ना भी किया जाता तो भी भारतीय संविधान के प्रावधानों में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता स्वतः ही निहित है। अगला उद्देश्य जो संविधान की प्रस्तावना को पारित करने का है वो है यह हमें संविधान के प्रवर्तन की तिथि बतलाती है। संविधान के प्रवर्तन की तिथि 26 जनवरी 1950 को मानी जाती है। हालांकि संविधान की प्रस्तावना में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने का दिन 26 नवंबर 1949 दर्शाया गया है, लेकिन इस दिन केवल कुछ ही संविधान के कुछ ही उपबंध प्रवर्तन में आए थे। बाकी शेष संविधान और प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तन में आया, क्योंकि 25 जनवरी 1950 तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का डोमिनियन ही बना रहा था। अतः संविधान के प्रवर्तन की तिथि 26 जनवरी 1950 मानी गई है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य है संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है। संविधान पारित करने के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य स्थापित करना तथा भारत के नागरिकों को कतिपय अधिकारों की प्राप्ति करवाना। ये अधिकार हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विचार और मत की स्वतंत्रता का अधिकार,
पद और अवसर की समानता का अधिकार तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का अधिकार। भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाने की दृष्टि से सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार उपलब्ध कराएं, उनकी प्राप्ति सुनिश्चित कराएं। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व इसी सिद्धांत की प्राप्ति के साधन हैं। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में भी सहायक होती है। साधारण अधिनियमों में प्रस्तावना को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, ना ही वो उस अधिनियम का भाग होती है, परंतु संवैधानिक अधिनियमों में प्रस्तावना का विशेष महत्व है। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या असंदिग्ध है तो उस वक्त संविधान के प्रावधानों का निर्वचन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। लेकिन जहां संविधान के भाषा सुस्पष्ट है वहां पर संविधान के प्रावधान ही प्रभावी होंगे, ना कि प्रस्तावना। तो इस प्रकार अगर संविधान के प्रावधानों के निर्वचन में कोई परेशानी कठिनाई आती है तो संविधान की प्रस्तावना द्वारा संविधान की व्याख्या की जा सकती है। फिर एक प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इन री बेरीवारी संघ में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग नहीं है, इसकी संविधान के निर्वचन में कोई उपादेयता नहीं है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। परंतु कालांतर में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद स्थिति परिवर्तित हो गई है। केशवानंद भारती के वाद में न्यायालय ने बहुमत से अभिनिर्धारित किया कि संविधान का प्रस्तावना संविधान का भाग है और एक आवश्यक अंग है। ये संविधान के मौलिक तत्वों को प्रदर्शित करती है। तो क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? अगर इन री बेरुवारी संघ के वाद तक की स्थिति देखें तो चूंकि इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया था, अतः उसमें संशोधन करने में कोई समस्या नहीं थी, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता था। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में प्रस्तावना को संविधान का आवश्यक अंग मान लिया गया है। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार का कोई भी संशोधन असंवैधानिक होगा जो संविधान के मूलभूत ढांचे यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता हो या उसे भंग करता हो। तो इस प्रकार इस वाद के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान का मूलभूत ढांचा फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, उसका अतिक्रमण या उल्लंघन ना हो किया जाए। लेकिन इसी वाद में जो अल्पमत के न्यायाधीश थे उनके अनुसार चूंकि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, अतः इसे इच्छानुसार संशोधित किया जा सकता है।
इस वाद में जो सार स्वरूप बात निकल कर आई वो ये रही कि हालांकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। इसी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा केशवानंद भारती के जो वाद में उत्पन्न हर तरह की परेशानियों का निराकरण कर दिया गया है और इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि साधारण अधिनियमों में प्रस्तावना का विशेष महत्व नहीं होता, परंतु संवैधानिक अधिनियम और हमारे संविधान में प्रस्तावना का विशेष महत्व है और यह हमारे संविधान का आवश्यक अंग है और इसमें इस हद तक संशोधन नहीं किया जा सकता कि संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए। धन्यवाद।